हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में। प्रोजेक्शन वेल्डिंग है जो अपना रेजिस्टेंस वेल्डिंग की कैटेगरी में आता है। ओके, इसको प्रोजेक्शन वेल्डिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मेटल्स को हम ज्वाइन करते हैं, कोई भी दो मेटल को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो उनमें प्रोजेक्शन बने होते हैं। ओके, वो आपका सर्कुलर शेप का भी हो सकता है, डोम शेप का भी हो सकता है। इसका पर्पज़ ये होता है मैक्सिमम हीट यहीं पे जो मेटल को हम ज्वाइन करेंगे तो ये कांटेक्ट पॉइंट क्या होता है, इनका प्रोजेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम हीट कंसनट्रेट होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से जो भी हमारा ये प्रोजेक्शन होते हैं फ्यूज़ होते हैं। उसके बाद वेल्ड नगेट अपना बनता है वहाँ पे। ओके, सो उसकी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ये हमारे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये टॉप इलेक्ट्रोड हो गया, ये बॉटम इलेक्ट्रोड हो गया। ओके, ये मेनली कॉपर के होते हैं। कॉपर के इसलिए होते हैं क्योंकि कॉपर जो हमारा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए कॉपर का है। ओके, ये हमारे वर्क पीस हो गए W1 W2। और जो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है ये क्या है, इनका प्रोजेक्शन है। मेनली प्रोजेक्शन हमारा थिकर शीट पे होता है। ओके, सबसे पहले क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं हम इलेक्ट्रोड की हेल्प से। जैसे यहाँ से ये टॉप इलेक्ट्रोड हो गया, बॉटम इलेक्ट्रोड हो गया, यहाँ से हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होता है, प्रेशर फोर्स। उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या करेगा, पर्पज़ क्या होता है इसका, जैसे मैं साइमल्टेनियसली हम ग्राफ बनाते रहते हैं। ओके, ये टाइम के साथ फोर्स या प्रेशर बोलेंगे, प्रेशर फोर्स। ओके, सबसे पहले क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई होता है। ओके, पर्पज़ क्या होता है इस फोर्स का, कि मेटल को जो क्लैम्प करता है प्रॉपर तरीके से। ओके, स्क्वीज टाइम भी बोलते हैं हम इसको। यहाँ पे स्क्वीज साइकिल भी होती है, स्क्वीज टाइम भी होती है, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे स्क्वीज साइकिल कैसे कैलकुलेट होती है। ये पूरे तो मेटल को क्लैम्प होंगे तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट इनका केवल प्रोजेक्शन होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, स्क्वीज टाइम होगी, यहाँ पे स्क्वीज साइकिल होगी, स्क्वीज टाइम में स्क्वीज साइकिल कुछ भी बोलिए। फिर क्या होता है, करंट पास कराते हैं। करंट पास कराने के बाद जब करंट पास होगा तो ये जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन क्या होगा, फ्यूज़ हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की हेल्प से। तो फिर उसके बाद क्या होगा, वेल्ड नगेट बनेगा। उसकी वेल्ड नगेट की क्वालिटी हमारी डिफाइन करती है हमारी वेल्ड स्ट्रेंथ को। ओके, ये यहाँ पे वेल्ड टाइम हो गया, वेल्ड टाइम। फिर उसके बाद क्या था, हम सीधे जैसे करंट पास हुआ, करंट पास होने के बाद हम इसको डिक्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो मोल्टन मेटल होता है यहाँ पे प्रोजेक्शन वाला, प्रोजेक्शन पॉइंट पे, ये अगर डिक्लेम करेंगे तो मेटल प्रॉपर तरीके से शेप में नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए हमें होल्ड करना पड़ता है, उसको होल्ड साइकिल ही बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम ऑफ कर देते हैं उसको, ऑफ टाइम हो गया नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए, ऑफ साइकिल या ऑफ टाइम। ओके, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, फोर्स अप्लाई किया जो दो मेटल्स को स्क्वीज करेगा। ओके, फिर उसके बाद फोर्स अप्लाई करने के बाद जब पूरे प्रॉपर तरीके से क्लैंप हो जाते हैं तो हमारा करंट पास कराएंगे हम। करंट पास होने के बाद जो ये प्रोजेक्शन है वो डिफ्यूज़ हो जाता है। डिफ्यूज़ होने के बाद यहाँ पे वेल्ड नगेट बनेगा। कुछ टाइम के लिए होल्ड करेंगे, वो डायरेक्ट करंट पास करने के बाद डिक्लैम्प या रिमूव नहीं करेंगे इलेक्ट्रोड्स को, कुछ टाइम के लिए होल्ड करेंगे सॉलिडिफाई होने के लिए। फिर उसके बाद ऑफ टाइम में रिमूव होगा। ओके, एडवांटेज इसके हैं, क्विक एंड ईजी ऑपरेशन होता है। मैक्सिमम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं लेस टाइम में। ओके, और दूसरा कोई फिलर मटेरियल हमें रिक्वायर नहीं होता है और प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है इससे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें लगता है वो लिमिटेड डिस्टॉर्शन है। ओके, इसमें अगर कोई भी दो पार्ट्स को आप वेल्ड कर रहे हैं तो उसमें लेस डिस्टॉर्शन होता है, उसकी वजह से जो अपना ज्योमेट्री होती है वो मेंटेन रहती है। ओके, डिसएडवांटेज क्या होता है इसका, डिसएडवांटेज ये है कि स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए होता है। ओके, और जो मेटल जो पार्ट हैं आपके वर्क पीस जिनको हमें ज्वाइन करना है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन होने चाहिए, कोई ऑक्सीडाइज्ड मेटल नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं पैरामीटर्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में, क्योंकि ये पैरामीटर्स आपस में बहुत रिलेट करते हैं, एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है। जैसे करंट हो गया, करंट क्या है, करंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहेगी अलग अलग मटेरियल के अकॉर्डिंग। ओके, और जैसे जिसकी लो थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल जो होगा, थर्मल कंडक्टिविटी, उसके लिए क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ हीट चाहिएगी, उसके लिए क्या होगा, लो करंट चाहिएगा। ओके,
लो आई। और जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी मेटल की, उसमें हाई अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड होगी, तो हायर अमाउंट ऑफ करंट इज़ रिक्वायर्ड। ओके। अब प्रेशर, जो जिस मेटल की थिकनेस, अब जो दो मेटल हम ज्वाइन करें उनकी थिकनेस ज़्यादा है तो हायर अमाउंट ऑफ प्रेशर चाहिएगा। ओके। तो जिनकी थिकनेस कम रहेगी उसमें लेस अमाउंट ऑफ प्रेशर चाहिएगा। ओके। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट भी है कि प्रेशर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर हमारा ज़्यादा होता है तो क्या होगा, मेटल में इंडेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। ओके। अब बात करें थिकनेस, जो दो मेटल होंगे अगर दो उनकी थिकनेस कम है तो लेस अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड, उसके लिए कम करंट की चाहिए होगा और कम प्रेशर चाहिए होगा। ओके। वैसे ही रिवर्स में ज़्यादा अमाउंट ऑफ थिकनेस होगी तो हायर प्रेशर भी ज़्यादा होना चाहिए, करंट भी ज़्यादा होना चाहिए। अब थर्मल कंडक्टिविटी, जो मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है उसके लिए हायर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, उसके लिए क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ओके। और रिवर्स में उसका लो करंट होगा और लो प्रेशर होगा। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है इन पैरामीटर्स में, जैसे स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, और डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, ये सब एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन पैरामीटर्स में। ओके। जैसे जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी जिस मेटल की, उसमें क्या होगा, हायर अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड होगी, उसके लिए करंट ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। ओके। और जिस मेटल्स की डक्टिलिटी ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, प्रेशर हमें कम चाहिए होगा, क्योंकि मेटल ईजिली कंप्रेस हो सकता है। ओके। और वैसे ही मेलिएबिलिटी के लिए लो प्रेशर चाहिए होगा, लो हीट इज़ रिक्वायर्ड होगी। अब हम बात करेंगे जो एक और चीज़ होती है हमारी इसमें, इलेक्ट्रोड, जो दो इलेक्ट्रोड हैं अपर और बॉटम, इनके बीच का जो क्लियरेंस होता है ये भी एक मेंटेन होना चाहिए। वो डिपेंड करता है अपने जो हमारी थिकनेस होती है मटेरियल की उस पर। ओके। और इसके बाद होता है जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर हो रहा है, इलेक्ट्रोड डायमीटर, इसका फॉर्मूला होता है मिनिमम 6√T। टी जो होता है थिकनेस ऑफ मटेरियल होता है, थिकनेस ऑफ मटेरियल। जैसे 1 mm की थिकनेस जो होगा मेटल होगा, उसके लिए क्या कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रोड डाया 6 mm। ओके। और वैसे ही इसमें जो हमारा नगेट बनेगा आफ्टर सक्सेसफुल ऑपरेशन, उसकी एक फार्मूला होता है मिनिमम नगेट डायमीटर फॉर गुड क्वालिटी वेल्ड। ओके। 1 mm की थिकनेस के लिए जो हमारा नगेट डायमीटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 5 mm। ओके। अब हम बात करेंगे वेल्ड साइकिल कैलकुलेशन की, कैसे हम वेल्ड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेल्ड टाइम हो गया, होल्ड टाइम हो गया, स्क्वीज टाइम हो गया। नॉर्मली ये फ्रिक्वेंसी पे बेस होता है। जैसे अमेरिका में हम 60 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं, और इंग्लैंड और चाइना अदर कंट्रीज़ में हम 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं। फ्रिक्वेंसी होती क्या है, नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकेंड, ये फ्रिक्वेंसी हुई है, या नंबर ऑफ़ अकरेंस। ओके। तो जैसे हमें वेल्ड टाइम कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ़ साइकिल्स डिवाइडेड बाय 50 फॉर 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। ओके। जैसे हमें वेल्ड टाइम कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने वेल्ड साइकिल ले रखी है 15, नॉर्मली 15 वेल्ड साइकिल के लिए जो वेल्ड टाइम होगा वो कितना कैलकुलेट होगा, अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे मिली सेकेंड्स में हो जाएगा। 300 मिली सेकेंड। तो 15 वेल्ड साइकिल के लिए जो हमारा करंट की जो टाइम होगा वो होगा 300 मिली सेकेंड। इतने कम समय के लिए करंट पास होगी। ओके। तो 300 मिली सेकेंड्स के लिए हमारी करंट पास होगा, बहुत कम टाइम होता है। ओके। वैसे ही हमें अगर होल्ड टाइम कैलकुलेट करना है, जैसे होल्ड साइकिल हमारी 15 है तो उसके लिए 300 मिली सेकेंड होल्ड टाइम हो जाएगा। वैसे ही स्क्वीज टाइम ऐसे कैलकुलेट होता है। ओके। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। आगे हम इसको प्रोसेस करेंगे और डिटेल्स में जाएंगे इसके। थैंक यू।